नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं और बांग्लादेश के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ और 71 के बाद अब जब साल 2026 में ये चुनाव हो रहा है तो इसे कहा जा रहा है कि ये बीते कई दशकों का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बांग्लादेश का भविष्य तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी और शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता इसमें हिस्सा लेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है और मतदान खत्म होते ही 12 फरवरी की शाम 4:30 बजे से ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 12 फरवरी की देर रात तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 13 फरवरी की सुबह तक यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार बांग्लादेश में कौन सरकार बना रहा है। लेकिन इस मतदान के साथ साथ बांग्लादेश में एक जनमत संग्रह पर भी मतदान होना है। ये वो जनमत संग्रह है जो कि जुलाई चार्टर के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद अक्टूबर महीने में 1 जुलाई चार्टर तैयार किया गया जिसमें कुछ प्रमुख मांगे छात्रों की तरफ से रखी गई थी। उस पर जनमत संग्रह होगा। वो एक तरह से बड़े संवैधानिक सुधार का जनमत संग्रह है। उसमें मतदाताओं को हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। अगर हाँ की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो जनमत संग्रह को स्वीकार करना होगा नई सरकार को, और जो नई सरकार बांग्लादेश में बनेगी संसद में उस पर कानून लाने के लिए बाध्य होगी। क्योंकि मतदान की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है तो ऐसे में बांग्लादेश की सियासी तस्वीर भी हम आपको समझा देते हैं। इस वक्त 2 प्रमुख राजनीतिक गठबंधन आमने सामने चुनावी मैदान में है। पहला बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके अगुवाई इस वक्त तारिक रहमान कर रहे हैं, जो कि लगभग 16 साल बाद लंदन से ढाका पहुंचे थे और इस बार वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 300 में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 8 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हुई है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा गठबंधन है वो जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी ने 11 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी एक प्रमुख अलायंस पार्टनर के तौर पर देखी जा रही है। एनसीपी पार्टी का गठन छात्रों के आंदोलन से हुआ और ये वो आंदोलन था जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, सत्ता छोड़नी पड़ी। तो 300 में से 224 सीटों पर जमात इस्लामी चुनाव लड़ रहा है, 30 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है, बाकी अन्य सीटों पर छोटे छोटे राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है। और जमात इस्लामी की अगुवाई यहाँ पर शफीकुर रहमान कर रहे हैं, जो कि उसके नेता हैं। 2020 में जमात इस्लामी के अध्यक्ष बने थे। तो 2 बेगम के बाद अब 2 रहमान के बीच की ये लड़ाई बांग्लादेश में बची हुई दिखाई दे रही है। शेख हसीना और खालिदा जिया के बगैर यह पहला बांग्लादेश का चुनाव है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रही है। चुनाव आयोग ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। तो वहीं खालिदा जिया का निधन हो गया और उसके बाद अब तारिक रहमान उस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी जो गठबंधन है, उनके जो सहयोगी दल है, इन दोनों के बीच की लड़ाई को लेकर। अगर अब हम बात करें जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी 1971 में जब बांग्लादेश अलग बना उस समय इसके विरोध में बताई जा रही थी। इसके अलावा शेख हसीना ने समय समय पर जमात इस्लामी पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए। इसके साथ ही जब शेख हसीना का यहाँ पर शासन था उस समय शफीकुर रहमान को जेल भेजा गया था। 15 महीने बाद वो जेल से बाहर आए थे और जमात इस्लामी को एक आप ये कह सकते हैं इस्लामिक शासन करने वाली विचारधारा से प्रेरित पार्टी मानी जाती है। महिलाओं को लेकर उनके अलग तरह के विचार हैं और आलम यह है कि पूरे जितने सीटों पर जमात इस्लामी चुनाव लड़ रही है उनमें से एक भी महिला प्रत्याशी यहां पर नहीं बनाया गया है। तो जमात इस्लामी के अपने कुछ विचारधारा है, उन विचारधारा के आधार पर वो चुनावी मैदान में है। अगर हम बात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की करें, तारिक रहमान जिसका चेहरा है, तो 1977 से लगातार यह परिवार बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रहा है और जब इस पार्टी की स्थापना हुई उसके बाद जब मिलिट्री शासन आया बांग्लादेश में, एक वक्त 80 के दशक में ऐसा भी आया जब शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों एक साथ आए मिलिट्री शासन के खिलाफ और इस दोस्ती का
आलम यह रहा कि साल 1991 के आम चुनावों में खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है और यह ऐसा मौका था जिस मौके से खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में दूरियां पैदा हो गई। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। सियासी दुश्मन भी एक दूसरे के बनकर 1991 के बाद खालिदा जिया और शेख हसीना उभरी हैं। लेकिन बात साल 1996 में जब हम पहुंचते हैं तब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है। फिर साल 2001 आता है जब एक बार फिर से खालिदा जिया बांग्लादेश की सत्ता में वापसी करती हैं। उस समय जमात इस्लामी के साथ वो सरकार बनाती है। जमात इस्लामी भी बीएनपी सरकार का हिस्सा बनती है। साल 2006 तक ये सरकार चलती है, लेकिन साल 2009 से लेकर साल 2024 तक शेख हसीना ने एक तरफा बांग्लादेश पर राज किया और बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग सत्ता में रही। हालांकि इस दौरान बीएनपी ने साल 2014 के चुनावों में धांधली के आरोप लगाए। बीएनपी ने साल 2024 के आम चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, चुनाव का बहिष्कार किया। 2024 के आम चुनावों में शेख हसीना ने काफी बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन फिर 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। यहां पर जो आंदोलन था वो काफी हिंसक हो चला था और उसके बाद 8 अगस्त 2024 से यहां पर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और जब चुनाव का ऐलान हुआ तो ये तमाम राजनीतिक दल इस समय चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जब हमने यहाँ ग्राउंड पर आकर बांग्लादेश की जनता से बातचीत की तो उनके मन में कई तरह के सवाल हमने यहाँ पर देखे। उन्होंने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, जो नौकरी दे, रोजगार दे, ऐसी सरकार का वो चयन करेंगे। कुछ मतदाताओं ने हमें ये बताया कि वो इस्लामिक कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, उन्हें उस विचारधारा की सरकार चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि स्वतंत्रता काफ़ी हो, रोक टोक ना हो, आज़ादी हो, पहनने ओढ़ने पर कोई पाबंदी ना हो, खुले विचारधारा की सरकार चाहिए। तो इस तरह हमने तमाम लोगों से जब बातचीत की तो ये चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अवामी लीग के समर्थक किस ओर जाते हैं। अवामी लीग क्योंकि इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है और उसकी गैर मौजूदगी में अवामी लीग के समर्थक किस पार्टी का समर्थन करेंगे। क्या वो बीएनपी के साथ जाएंगे या फिर वो जमात इस्लामी के साथ जाएंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो जिस तरफ जाएंगे उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा और उनका जो मताधिकार है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो किसकी तरफ जाते हैं। हमने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं से भी बातचीत की। उनका यह मानना है कि वो उसी का साथ देंगे जो उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की बात करेगा, जो बिना भेदभाव के उनके साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि कई अल्पसंख्यकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बांग्लादेश का कोई राजनीतिक दल उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उन्हें फिर भी उम्मीद है कि इन चुनावों के बाद उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वो भी पूरी तरह से बांग्लादेश में आसानी से अपना कामकाज कर सकें और रह सकें। इसके साथ ही क्योंकि इस वक्त हम चुनाव आयोग के बाहर मौजूद हैं बांग्लादेश के, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने मोहम्मद यूनुस के प्रवक्ता शफीकुर से भी बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बताया कि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी को बांग्लादेश में तैनात किया गया है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। बांग्लादेश की राजनीति में जो कुछ घटित होता है उसका असर न सिर्फ बांग्लादेश पर पड़ता है बल्कि आसपास के देशों पर भी पड़ता है। इसीलिए तमाम देशों के लिए बांग्लादेश का यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर राजनीतिक स्थिरता के संदर्भ में। बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बांग्लादेश की यह जनता किसे चुनती है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति का यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर की नज़र बांग्लादेश के चुनाव पर टिकी हुई है और हम भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। बांग्लादेश की आवाम से हम बातचीत कर रहे हैं, उनके मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं, बांग्लादेश की जो नई सरकार आती है इससे उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें बीते कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जुलाई चार्टर जो एनसीपी का था, छात्रों का था, वो कितना लागू हो पाता है यह भी देखने वाली बात होगी। और जमात एनसीपी का जो अलायंस हुआ है क्या यह सफल हो पाएगा, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2 बेगम के बाद 2 रहमान की इस लड़ाई में कौन सा रहमान आगे निकलेगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ।